नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बिहार स्पेशल जो दृष्टि आईएएस की चतुर्थ संस्करण है ये, इससे हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ज्योग्राफी का, और आज आपका तीसरा वीडियो है ये। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे हर साल सवाल पूछे गए हैं। वो क्या है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है भाई? नदी नाले जितने झील झरने जो भी हैं बिहार में, सब हम आज पढ़ डालेंगे। नाले नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो भी है सब पढ़ डालेंगे। और सवाल तो वहाँ से पूछे ही जाते हैं, नदियों से हर साल ही सवाल पूछे जाते हैं। कोई ऐसा साल हुआ है जब नदियों से सवाल नहीं पूछे गए हों? तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपके लिए दूसरा ऑप्शन मैं लेकर आऊँगा, तो आपको फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, देखिए क्या है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपके घर में भी ड्रेनेज सिस्टम होता है कि घर के जितने भी पानी हैं वो कहाँ से निकल कर जा रहे हैं, इसी तरह से राज्य का भी होता है, इसी तरीके से देश का भी ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है? नदियों, नहरों और तालाब, झरनों से, झीलों से मिलकर बनता है क्या? ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र कहा जाता है जिसको। इसमें सारी नदियाँ शामिल होती हैं राज्य के, और उनका सोर्स क्या है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से गुजरती हैं, उत्तर से कौन सी नदियाँ आती हैं, दक्षिण से कौन सी नदियाँ जाती हैं। ये कदाचित आसान सवाल होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो यही आसान सवाल में आप गलत कराते हैं। सलेक्शन उनका रुकता है ना जो आसान सवाल भी गलत करते हैं। देखिए, कठिन सवाल तो मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आसान सवाल आता है वो बोनस होता है आपके लिए। वो भी अगर आप छोड़ के आ जाते हैं ना एग्ज़ाम में, तो फिर आपका अंक बहुत कम हो जाता है, कट ऑफ से आप बाहर होने लग जाते हैं। तो जो आसान टॉपिक हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। शुरू करते हैं। बिहार में विद्यमान अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात, विभिन्न गर्म जल कुंडों को शामिल किया जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरें, नलकूपों, तालाबों, कुओं के माध्यम संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। नदियाँ, अब नदियों से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले मैप दिखाता हूँ मैं। देखिए, अपना बिहार जो है इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, क्योंकि ये भारत के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाकों में थोड़ा सा नीचे की तरफ का भूमि है। ये ढलान जो है वो किधर है? उत्तर के मैदान में, तो ढलान इधर है, इस तरह से ढलान है। तो सारी जो नदियाँ आएंगी वो कहाँ पर आएंगी? इसी तरह से आएंगी नदियाँ। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे आप लोग। ढलान जिधर होता है उधर ही तो नदियाँ बहती हैं। स्लोप कहते हैं, अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। अब देखते हैं ऊपर चल के कौन कौन सी नदियाँ हैं भाई। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित हैं। मूल रूप से नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमालय, गंगा नदी की बात हो रही है, हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा नाम दिया जाता है। भागीरथी नाम से कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है गंगोत्री, तो वहीं से निकलती है ये। बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। पहला सवाल आपका यही हो गया। हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। याद करने के लिए 2525 किलोमीटर है भारत में कुल लंबाई इस नदी की। ओके, गंगा नदी की बात हो रही है। सबसे प्रमुख नदी तो बिहार की यही है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर में क्रमशः मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है। टोटल 12 जिले करीब में होंगे। ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यह नदी चौसा, बक्सर के पास बिहार प्रवेश करती है और कटिहार बिहार और साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल प्रवेश कर जाती है। झारखंड में गंगा नदी ना के बराबर में बहती है, बस साहेबगंज के पास टच करती है झारखंड को और बस आगे बढ़ जाती है ना। बिहार में इसमें बाईं ओर से देखिए, नदी का किधर है मुहाना, तो नदी इस तरफ बह रही है। इसका बायां कौन सा हुआ? ऊपर का जो हिस्सा हो गया ये बायां हो गया, नीचे का हिस्सा इसमें दायां हो गया। ओके, बिहार में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में घाघरा, शुरू कीजिए, घाघरा, फिर गंडक, फिर बागमती, फिर बलान, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, कमला और सबसे अंत में महानंदा नदी जो है वो इसमें आकर मिल जाती है। इसमें दाईं ओर यानी कि दक्षिण से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। उसके बाद से कर्मनाशा, पुनपुन और किऊल नदियाँ प्रमुख है। किऊल नदी लखीसराय के पास में हो गया आपका, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा फैलाव किस जिले में है? तो पटना जिले में। पटना जिला एक्चुअली में देखेंगे ना आप तो मैप पर, तो गंगा नदी के किनारे उसकी चौड़ाई बहुत कम है लेकिन लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से पटना का मैप, तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 99 किलोमीटर है।
अगला क्या दिया हुआ भाई, अगला नदी है घाघरा, सरयू नदी है अगली नदी हमारी, कौन सी, सरयू। इस नदी को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित माप चोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। किस नदी का उद्गम, तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, यही पूछ लेगा आपसे। बिहार में इस नदी की लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार प्रवेश करती है और रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। सिवान जिला के पास प्रवेश करती है बिहार में, कहाँ से प्रवेश करती है, नेपाल से नहीं, उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। सरयू नदी है ना, अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को सरयू या करनाली के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। ओके, सोन नदी पर आ गए हम लोग। सोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में इस नदी में सोने के बहुत सारे अंश मिलते थे। ओके, ये कहाँ से बह के आती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी श्रेणी जो छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा पर स्थित है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, वहाँ से बह कर आती है। कौन सी नदी, तो सोन नदी। यह गंगा में दाहिनी और दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। तीन मुख्य नदियाँ घाघरा, गंडक और सोन, उसकी सहायक नदियाँ गंगा नदी से पटना जिले में जुड़ती हैं। कौन कौन सी, देखिए, घाघरा, गंडक, सोन, उसकी सहायक नदियां जो हैं गंगा की, ये कहाँ पर मिलती है, पटना जिले के आसपास ही ये सारी नदी कहाँ पर मिलती हैं, तो गंगा नदी में मिलती है। यह रोहतास जिले से बिहार प्रवेश करती है, ये अपना बिहार हो गया। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये हो गया गंगा नदी हो गई अपनी, और यहाँ से घाघरा आती है, यहाँ से सोन नदी आती है, मिलती है। सब कहाँ पर मिलती है, लगभग पटना जिला के आस पड़ोस में ही ये सभी नदियाँ मिलती हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्या दिया हुआ है, ऐसे ही नदियाँ मिलती जाती हैं, इसी प्रकार से मिलती हैं। देखा होगा अगर आपने बिहार के मैप को ढंग से, तो आपको याद होगा। देखिए, रोहतास जिले से बिहार प्रवेश करती है, पटना से गंगा मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बंधुओं, तो आपसे क्या बोलेगा कि ये बताओ कि बिहार में जो नदियों की लंबाई है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा आपको लगाने के लिए। इसलिए नदियाँ जो हैं, प्रमुख नदियाँ, जैसे सोन प्रमुख नदी है बिहार की, क्योंकि बहुत अच्छे मात्रा में जल लाती है गंगा नदी मिलाने के लिए। तो सोन नदी की लंबाई, कोसी नदी की लंबाई, घाघरा नदी की लंबाई, और बिहार में जैसे गंगा नदी की लंबाई तो आप लोगों को पता ही होगा। इन सभी के लंबाई को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके एक बार लिखकर सामने चिपका लीजिएगा, जिससे क्या होगा, अगर पूछा जाता है तो आप कर लें। जैसे भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा है, सिंधु है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद से आपका दक्षिण में जाएंगे तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो इनको एक क्रम में लगा कर रख लीजिएगा, जिससे क्या होता है, सवाल जब पूछे जाएंगे तो आप एक नज़र में करके आगे बढ़ जाएंगे। गोपद, कन्हर और उत्तरी कोयल और रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल व रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के निर्मित किया गया है। दक्षिण पश्चिम जो बिहार है यहाँ पर अपना ये इलाका, इसकी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। क्यों, क्योंकि इस इलाके की सबसे बड़ी नदी ही सोन है, इसलिए सोन नदी पर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इस इलाके की कोसी नदी। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कल मैंने मार्ग कैसे बदलती बता दिया था। अपने ही रास्ते में गाद जमा करके अपना ही रास्ता घेर लेती है, फिर आगे से निकल के आ जाती है। इस कारण से ज़्यादा तबाही मचाती है ये। कोसी नदी को बांधने के लिए नेपाल में बांध बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बिहार में। ये कोसी नदी के ऊपरी का जो भाग है उस पर अगर बांध बनाया जाएगा तो नीचे जो है वो गाद भी कम आएगा और जल को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो कोसी नदी पर बाढ़ को रोकने के लिए दो देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, भारत और नेपाल। ओके, अगला क्या है, देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों में प्रवाहित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। सन कोसी, ताम्र कोसी, तमूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती और अरुण कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं जो मुख्य रूप से सारी की सारी नेपाल में मिलती हैं। ओके, गंडक नदी पर हम लोग आ गए। कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ अपना जल विसर्जित करती है, नदी का मुहाना कौन सा है, इसको भी ध्यान रखें। गंडक नदी मूल रूप से नेपाल से निकलने वाली नदी भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण के पास बिहार प्रवेश करती है। गंडक नदी का जिक्र हमें कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद वगैरह में मिलता है, जिसमें इसको क्या कहा गया, सदा नीरा नदी के नाम से जाना गया है। ओके, बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है और गंडक नदी के पूर्व के प्रदेश को क्या बोला गया है, वैदिक काल में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऐसा प्रदेश जहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। जैसे कई जगह बाद में मौर्यों के पीरियड से कुछ समय पहले क्या कहा गया है कि दक्षिण का जो बिहार है इसको व्रात्य प्रदेश भी कह दिया गया है कहीं कहीं पर। लेकिन मूल रूप से गंडक के
पूर्व का जो प्रदेश था उसको व्रात्य प्रदेश कहा गया था, नहीं रहने योग्य प्रदेश उस समय कहा गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग उनके वैदिक कर्मकांड और पूजा पाठ की पद्धति को नहीं मानते थे। मौर्यों के उत्थान में ये भी एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि धार्मिक चीज़ों में यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं उलझते थे। खैर वो तो इतिहास की बात हुई, कहाँ मैं भूगोल में इतिहास लेके आ गया। यह नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होती हुई सोनपुर, सारण व हाजीपुर वैशाली के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। ओके। सप्त गंडकी, काली गंडक, नारायणी, सालीग्रामी और सदानीरा इस नदी के अन्य नाम है। अभी मैंने बताया सदानीरा नदी कहा गया है इसको। इस नदी पर वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण बैराज का निर्माण किया गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी ऐसे आ रही है, इसका बायां तट कौन सा हो गया? ये हो गया। और यहीं से कौन सी नहर निकाली गई है? तो त्रिवेणी नहर निकाली गई है। ओके। अगली नदी है बूढ़ी गंडक। इस नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परितक्य धारा माना जाता है। परितक्य धारा क्या होता है? पहले किसी समय में गंडक नदी जो है वो बूढ़ी गंडक जहाँ से अभी बह रही है, एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बह रही होगी बूढ़ी गंडक, यहाँ पर बह रही होगी बूढ़ी गंडक इसके आसपास। तो ये जो है इसी को कहा जाता था पहले कि भाई ये ही थी असली गंडक। ये हो गया गंडक, ये हो गया आपका घाघरा वगैरह। तो ये नदी पहले इधर ही बहती थी, लेकिन परितक्य धारा मतलब गंडक नदी ने मार्ग बदल लिया और वो कहाँ पर चली गई? वो जो अभी वर्तमान में बहती है वहाँ पर चली गई। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? परितक्य धारा। इसकी उत्पत्ति चौतरवा चौर, विश्रामपुर, पश्चिमी चंपारण से होती है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों से प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। मसान, बालोर, पंडई, डंडा, सिकटा, तिऊर, धनौत, कोहरा, तिलावे तथा अनजान कोट इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए आपसे बीपीएससी अगर थोड़ा सा डीप जाती है अपने ज्योग्राफी में तो क्या करेगी? इन सभी का नाम दे देगी और पूछेगी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इस बार डीप में पढ़ कर जाइए बिहार स्पेशल को। जो चेयरमैन है वो सुबह उठते हैं कुछ, शाम को होते हैं कुछ, इसलिए कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से इस तरह के। ओके। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है बागमती। बूढ़ी गंडक नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। बागमती, इसका उद्गम जो है ये महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पर। महाभारत श्रेणी क्या है भाई? तो ये महाभारत नहीं है, ये हिमालय की अलग अलग श्रेणियों के नाम है। जैसे महाभारत नाम है, कहीं पर मकाऊ नाम है, कहीं पर कुछ और नाम है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेपाल की श्रेणी है, नेपाल में है ये महाभारत की श्रेणी। बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। अब आप मुझे ये बताइए कि बिहार में सोन नदी ज़्यादा लंबी है या बागमती नदी ज़्यादा लंबी है? बागमती के किनारे ही दरभंगा शहर है। यह नदी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से प्रवाहित होती है। लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई, अधवारा, सिपरी धारा, कोला और छोटी बागमती इसकी सहायक नदियां हैं। ओके। कमला, इस नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। कमला नदी, यह नदी जयनगर, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर हो गया आपका बिहार का सीमा हो गया, नेपाल के साथ लगता है। मेरा जब 10वीं का एग्ज़ाम हुआ तो जयनगर ही सेंटर दिया था। तो मधुबनी जिला में है ये। वहाँ पर कमला नदी जो है वो कहाँ पर प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। मधुबनी, सहरसा, जयनगर मधुबनी जिला में ही पड़ता है। तो मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। सोनी, डोढ़ी और भूतही बलान। भूतही बलान क्यों कहा जाता है इसको भाई? क्योंकि ये नदी आपको 1 घंटे पहले इसमें धूल उड़ते हुए दिखेंगे, 1 घंटे बाद इसमें जल आ जाती है अचानक से, इसलिए इसको भूतही बलान भी कुछ लोग कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके। तो भूतही बलान है वगैरह इसी की सहायक नदियां हैं। फल्गु, यह एक मौसमी नदी है जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होती है। कहाँ से होती है? देखिए अभी तक जितने नदियां हमने पढ़ा क्या था? वो सभी उत्तर बिहार की नदियां थी। ये गंगा नदी बह रही है। बीपीएससी ने 66वीं बीपीएससी में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा कि बताइए निम्न से कौन सी नदी है जिसका उद्गम बिहार के दक्षिणी भाग से होता है या बिहार के दक्षिण की तरफ से होती है? तो उसमें सारे के सारे नदियां जो थी वो उत्तर बिहार के दिए हुए थे। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ कर जाइएगा क्योंकि सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी एकमात्र अभी तक आई है जिसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। ओके। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर। अब खुद समझ जाइए कितनी बड़ी लंबी नदी है ये। 235 किलोमीटर लंबी। तो बिहार में देखिए कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ पर इसका क्रम आता है। इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद ही मुख्यतः फल्गु की संज्ञा दी जाती है। जब इसमें बोधगया के निकट पर मोहना नदी मिल जाती है तब इसको फल्गु की संज्ञा दी जाती है। निरंजना,
लीलाजन इस नदी की मुख्य धारा है। मुख्य धारा का नाम क्या है? लीलाजन। आपसे क्या सवाल पूछेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर तारे देखेंगे कि लीलाजन किस नदी के मुख्य धारा का नाम है। लोकायन इसकी सहायक नदी है। लोकायन किसकी सहायक नदी है? तो फल्गु नदी की सहायक नदी है। महानंदा, अब हम लोग कहाँ पर चले गए? डायरेक्ट बिहार, उत्तर बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके में, बिल्कुल किशनगंज के पास। यह नदी बिहार मुख्यतः उत्तर पूर्वी इलाके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार प्रवाहित होती है। यह नदी कुछ स्थानों, विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अंतर्गत बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का भी निर्धारण करती है। कौन सी नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा का निर्धारण करती है? तो महानंदा। कौन सी नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? ये आप मुझे बताएंगे। इसका उद्गम हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोड़ा जलप्रपात से होता है। यहाँ से यह नदी पुनः पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर पुनः पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। देखिए, इसका उद्गम होता है पश्चिम बंगाल से, फिर आती है ये बिहार, फिर जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल, फिर जाती है बांग्लादेश। ओके। मेछी और कंकई इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है भाई? तो मेछी और कंकई इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब पुनपुन नदी है। यह चौराहा पहाड़ी, पलामू, झारखंड से निकलने वाली एक मौसमी नदी है। अभी तक मौसमी नदियां हमें बहुत कम मिली हैं, जिनमें से एक है ये, और जो बिहार में औरंगाबाद और अरवल जिले से प्रवाहित होती है। फतुहा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी है इसकी दीर्घा, मोरहर और आपका रामरेखा इसकी सहायक नदियां हैं। कर्मनासा, यह नदी गंगा की एक सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कैमूर की पहाड़ी से उद्गम वाले अभी तक एकमात्र नदियां हमें मिली हैं। कौन सी है वो? तो कर्मनासा है, जिसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही आरा बक्सर से प्रवाहित होते हुए चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। किउल नदी पर हम लोग आ गए। इस नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित टिसरी पहाड़ी से होता है। यह नदी बिहार के जमुई, लखीसराय जिलों से प्रवाहित होती है। यह नदी सूर्यगढ़ा, लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी, यह भारत के झारखंड राज्य बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग गुमला जिले के एक छोटे से गांव कुटवा से है। इसके बाद उत्तरी कोयल नदी लातेहार जिले के नेतरहाट के पूर्व से गुजरती हुई पलामू जिले के हैदरनगर से पश्चिमोत्तर में सोन नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर। ये थी अपनी बिहार की प्रमुख नदियाँ। अब हम लोग झीलों पर आ गए हैं। एक एक झील को भी देखेंगे। सामान्यतः स्थल से घिरे जलीय भाग को झील की संज्ञा दी जाती है। कोई तालाब जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा, तो उसको झील कहा जाता है सामान्य भाषा में। इसी को झील कहा जाता है। छोटा सा हो गया तालाब, बहुत बड़ा हो गया तो झील। ओके, देखिए कौन कौन सा झील है भाई। तो अनुपम झील कैमूर जिला में है। ओके, दूसरा है कांवर झील, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से होता है। कांवर झील का निर्माण बेगूसराय जिला में है कांवर झील। ओके, अगला कौन सा है? कुशेश्वर स्थान झील। ये कहाँ पर है? तो दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर स्थान में बहुत सारे साइबेरियन पक्षी भी आते हैं, तो इसको आने वाले समय में आप पक्षी रिजर्व के रूप में भी देखेंगे। इसका नाम घोषित किया जाएगा। तो कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? तो दरभंगा जिला में है। ओके, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित भी है। कौन सा है? तो कांवर झील जो है ये आर्द्रभूमि के में भी शामिल किया गया है। गोगाबिल कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? तो ये सहरसा में है। और बरीला झील कहाँ पर है? तो ये वैशाली में है। बरीला झील को भी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। गर्म जलकुंड भी हैं बिहार में। कुछ गर्म जलकुंड क्या होते हैं? भूगर्भिक कारणों से कुछ गर्म ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है। कई जगह उसका कारण यूरेनियम हो सकता है, कई जगह कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो वो गर्म जलकुंड होते हैं। गर्म जलकुंड से ऐसे प्राकृतिक गढ़ से जिनका स्वतः गर्म जल बाहर निकलता है। बिहार में एक जलकुंड मुख्यतः राजगीर और मुंगेर जिले में स्थित हैं। सूर्यकुंड कहाँ पर है? राजगीर में है। सप्तधारा राजगीर, ब्रह्मकुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, ऋषि कुंड है आपका मुंगेर में, जन्म कुंड है मुंगेर में, भीम बांध मुंगेर में है। और कौन सा है ये? तो रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण मुंगेर में। देखिए राम, सीता, लक्ष्मण, ऋषि सब लोग मुंगेर में रहते हैं। और सूर्य, सप्त, ब्रह्म, गोमुख ये सभी, नानक ये सब राजगीर में रहते हैं। भारारी कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया
और सिंगार ऋषिकुंड मुंगेर में है। गया में कौन सा है भाई? तो अग्निकुंड है गया में। बाकी अधिकतर मुंगेर और आपके राजगीर ज़िले में स्थित हैं। इसको रट लीजिएगा 2 बार 3 बार जैसे हो। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मुझे फैक्ट याद नहीं होता है, तो फैक्ट याद नहीं होता तो आप तैयारी मत कीजिए, क्योंकि फैक्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। बिहार में स्थित सर्वाधिक गर्म कुंड कौन सा है? तो ये है आपका ब्रह्मकुंड। इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मकुंड सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। सिंचाई पर आ गए हम लोग। बिहार में सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम इन बिहार। अब यहाँ से सवाल बहुत सारे आपके पूछे जाएंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता 2019-20 में 117.5 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़ गई है अभी। ओके, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? बताइए किस स्रोत से बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो लघु सिंचाई जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, 39.22 है इसकी प्रयुक्त क्षमता अभी। और उसके बाद से भूजल में 30 है, और बृहद सिंचाई के माध्यम से, बृहद सिंचाई जो मध्यम सिंचाई योजनाएं होती हैं उसके माध्यम से 25.82% के आसपास सिंचाई होती है। बिहार में सिंचाई के साधन के रूप में नहर और नलकूप महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए यहाँ पर इस लिस्ट को। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है कि बिहार में विद्युत चलित पंप का सबसे पहला प्रयोग 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया था। आगे चल के 1946 में बिहार शरीफ और बिहटा इलाके में विद्युत चलित पंपों का सिंचाई आरंभ किया गया। अब आपसे क्या पूछेगा, विद्युत चलित पंप का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था, किस इलाके में किया गया था? जैसे पिछली बार पूछा गया था ना एक सवाल, चाय पत्ती का पहली बार उत्पादन वगैरह कहाँ पर किया गया था, करंट अफेयर से था वो तो सवाल। तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नहर, बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग में 27% भाग नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है। बिहार में जितने भी भूमि है उसका 27% भाग जो है कृषि भूमि का वो नहरों के द्वारा सिंचित है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, मुलायम जलोढ़ चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र और नितवाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति किए जाने कारण नहरों का काफ़ी विकास हुआ। देखिए नहर खोदने के क्या सब जरूरी होता है कि भाई नहर खोदना आसान हो, बारहमासी नदियाँ हों, नदियाँ बहुत जल लाती हों जिसको अधिशेष को हम नहर में बहा सकें। तो इस कारण से उत्तर बिहार में आपको नहरों का जाल अधिक दिखेगा तुलनात्मक रूप से दक्षिण बिहार में। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाही नहरें और मौसमी नहरें। नित्यवाही नहरें वो होती हैं जिनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। उत्तरी बिहार के सभी नहरें नित्यवाही नहरें हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पर जो नहरें हैं साल भर उसमें पानी रहता है। मौसमी नहरें ये नहरें नदियों से निकाली गई हैं जिनमें बरसात के दिनों में जल प्रवाहित होता है। अब देख लेते कौन कौन से हैं। बिहार में मौसमी नहरों के द्वारा सिंचित भूमि का अधिकांश भाग दक्षिण मैदान में, तो कुछ भाग आपको उत्तरी बिहार में स्थित है। बिहार के प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सोन परियोजना, इसके अंतर्गत बिहार के सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर 1873-74 ईस्वी में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ये सोन नहर बह रही है, ये हो गया आपका पूर्वी। तो पूर्व में बताइए रोहतास के पूर्व में कौन कौन से ज़िले हैं वो इससे सिंचित होंगे, और पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन कौन से जगह हैं वो इससे सिंचित होंगे। इसी को पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर कहा गया है। ओके, पूर्वी सोन नहर से पटना के निकट गंगा मिल जाती है। इस नहर के द्वारा आप देखिए रोहतास जिला है, इसके बगल में औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद जिलों की सिंचाई की जाएगी। अभी मैंने बताया कि ये रटने की चीज़ ही नहीं है। ये देखिए सोन नदी है, उसके पूरब में देखिए कौन कौन ज़िले हैं, उन सभी जिलों को पूर्वी सोन नहर से पानी मिलेगा। और उसके पश्चिम में देखिए कौन कौन सी जगह हैं। इस सोन नहर को सोन नदी के दक्षिण हिस्से से डेहरी ऑन सोन नामक स्थान से निकाला गया है। भोजपुर और बक्सर जिलों में सिंचाई के लिए जो पश्चिमी सोन नहर है इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में हो गया, इसमें कुछ भी रटने का था बिल्कुल नहीं था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अभी मैंने बताया कि सोन नदी नहर में कहाँ से निकाली गई है। कोसी परियोजना भारत सरकार द्वारा नेपाल की सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत हुई। 1965 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया। अब कोसी नदी आ रही है ऐसे, इसका पूर्वी किनारा ये हो गया और इसका मुहाना है इस तरफ, और पश्चिमी किनारा ये हो गया। अब कोसी नदी जहाँ से आ रही है उसके पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं, उसके पूरब में कौन कौन से ज़िले हैं, उन्हीं नदियों को पानी मिलेगा। यही तो होता है पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, इसमें कुछ भी अलग है ही नहीं। क्या है अब भाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कोसी नदी के पूर्वी पश्चिमी किनारे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया में सिंचाई की सुविधाओं के प्रयोजन के लिए प्रदान की जा रही है। ये है, इसके इधर निकालेंगे तो पूर्णिया वगैरह को पानी मिलेगा, इधर निकालेंगे तो दरभंगा, मधुबनी वगैरह को पानी मिलेगा। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब कोसी नदी के जो नहर बनाए गए हैं उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पूर्वी कोसी नगर,
हनुमाननगर जलाशय के पूर्वी हिस्से से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया एवं सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है। ये रहा कोसी, इसके इधर पूर्णिया और सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है। किससे? तो हनुमाननगर से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई की जाती है। अब पश्चिम वाले से कहाँ पर की जाएगी, आगे देखते हैं। पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है, बहुत लंबी है ये। किंतु अगर इसकी 4 शाखाएँ मुरलीगंज शाखा, जानकी नगर शाखा और पूर्णिया, अररिया और अन्य प्रशाखाओं को मिला दिया जाए, इसकी कुल लंबाई 3038 किलोमीटर हो जाती है। सोचिए पूर्वी कोसी नहर की लंबाई कितनी ज़्यादा अधिक है, अंदाज़ा है आपको। पश्चिमी कोसी नहर अब निकालते हैं। हनुमाननगर जलाशय वहीं से एक ही जगह से पूर्व में भी गया है पानी और पश्चिम नगर में भी गया है। पश्चिम भाग के लिए निकाली गई पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 145 किलोमीटर है। अभी मैंने बताया था। अब इससे सोचिए दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में सिंचाई की जाती है। हम लोगों के यहाँ पानी इसी नहर से आती है। बरसात के मौसम में उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ व नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हजारों एकड़ भूमि दलदल व चौर में तब्दील हो गई है। साथ ही नहरों, चौर क्या होता है, बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें जल ही जल भरा हुआ है, खरपतवार भरे हुए हैं, कोई उपज नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा जल है, तो उसी को क्या कहा जाता है, चौर कहा जाता है। साथ ही नहरें, तालाब, कुओं की अनियमित सफाई, नलकूपों के निर्माण की प्रक्रिया खर्चीली होने के कारण धरातलीय जल के स्रोत का भी उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मानसूनी जलवायु के प्रदेश में अवस्थिति के कारण इस राज्य को मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी बाढ़ तो कभी सूखे का भी सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों के मद्देनजर बिहार में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिए कई स्तरों पर काम किया जाना चाहिए। पता ही है ये तो आपको, बिहार में जल प्रबंधन के काम किया जाना चाहिए। कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, एक बार सोचिए ज़रा। नदी, नलकूप और नाले, नहर, इन सभी की साफ़ सफाई होनी चाहिए। इनकी जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। वर्षा जल को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको स्टोर करके रखना चाहिए। यही सब तो काम कर सकते हैं ना, वर्षा जल को और जल को संरक्षित करने के लिए, जल प्रबंधन के लिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के जल का रुख मोड़कर इसे नदी के दोनों किनारों पर असंख्य कुओं का निर्माण कर संरक्षित किया जा सकता है। राज्य में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता से निजात पाने हेतु इस मौसम में रिसाव वाले कुंडों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि वर्षा का पुनः रिस कर भूमि के अंदर सफलतापूर्वक जा सके। हमें ये नहीं पढ़ना है, जल का प्रबंधन तो पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता होगा तो सोचिए बैठकर, कुछ भी नहीं है, जल का प्रबंधन बहुत ही आसान होता है। ऊपर कुछ टॉपिक छूट गए थे, पेज नीचे चला गया था, ये मेरी गलती है। राजपुर नहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हनुमाननगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकाली गई इस नहर का विस्तार पूर्वी कोसी नहर तथा पूर्वी बाढ़ तटबंध के बीच में विस्तृत है। राजपुर नहर की शाखा राजपुर, 4 उपशाखा नहर मधेपुरा, गम्हरिया और सहरसा तथा सुपौल में स्थित है। राजपुर नहर की बात हो रही है। अगला कौन सा है? इस नहर के निर्माण के चलते सहरसा तथा बेगूसराय जिले की 4 लाख हेक्टेयर भूमि राजपुर नहर के कारण सिंचित होती है। जो पहले बाढ़ से प्रभावित थी, अब उसकी सिंचाई संभव हो पाई है। गंडक परियोजना पर हम लोग आ गए हैं। यह परियोजना भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना। देखिए, कोसी परियोजना भी भारत नेपाल सरकार की है संयुक्त परियोजना, और गंडक परियोजना भी भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। यह परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 में संपन्न समझौता हुआ। 1960 में कार्य प्रारंभ किया गया। गंडक परियोजना द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को लाभ मिला है। गंडक परियोजना बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज के दोनों तरफ पश्चिम और पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी गंडक नहर नेपाल में, पूर्वी गंडक नहर बिहार में निकाली गई है। पश्चिमी गंडक नहर में बिहार के सिवान, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया जिले में सिंचाई की सुविधा उत्पन्न हुई है। पश्चिमी गंडक नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा नेपाल तथा एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के गोपालगंज और सिवान जिले के अंतर्गत आता है। अगला है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था कराने हेतु किया गया है। ढाका और तिऊर नहरें कौन सी हैं? ये नहरें चंपारण जिले में स्थित हैं। ये गंडक नदी की सहायक नदी लालवाकिया और तिऊर नदियों से निकाली गई हैं। ढाका और तिऊर नहरें। कमला नहर, यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई। इस नदी के नहर के द्वारा मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नलकूप और कुएं, बिहार के मैदानी भागों में सिंचाई के साधन के रूप में कुओं और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। कुओं का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार था। इसके कारण इंसान का नदी से दूर जाकर बसने का सपना साकार हो पाया। कुओं का आविष्कार, नलकूपों का आविष्कार, कुओं का आविष्कार जो कह रहा हूँ मैं, वो इतना बड़ा आविष्कार था इतिहास में। सोचिए, बिहार के मैदानी भूभाग की संरचना अति मुलायम है। साथ ही जलस्तर ऊपर रहने का कुओं का निर्माण करना आसान है, इसलिए यहाँ कुओं की बहुतायत संख्या देखने को मिलती है। बिहार के चंपारण के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर जिले में विद्युत चालित नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नलकूप तो जानते ही होंगे,
तालाब व अन्य साधन। बिहार के सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया आदि जिलों में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। कितना गलत बोलता है, हमारे यहाँ भी तालाब द्वारा खूब सिंचाई होती है, ये कैसी बात हो गई भाई। बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग में 11% तालाब के द्वारा सिंचाई सिंचित है। 11% तालाब के द्वारा। अभी मुझे बताएंगे आप लोग नहरों के द्वारा कितना % सिंचित है, ऊपर ही बताया है मैंने। तालाब का अलावा आहार और पाइन के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। गया, नवादा, जमुई, बांका जिलों में आहार तथा पाइन के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। बिहार में जल प्रबंधन हमें नहीं पढ़ना है, जल प्रबंधन आपको पता ही होगा। अगला टॉपिक है आपका बिहार के विकास नदी घाटी परियोजनाओं की भूमिका। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को स्थापित कर बहुउद्देशीय नदी घाटी, एक से ज़्यादा उद्देश्य के साथ जब परियोजना का निर्माण किया जाता है तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक से ज़्यादा कौन कौन से हो सकता है भाई, तो जल का प्रबंधन भी करना, बाढ़ को भी रोकना, उसके बाद सिंचाई के लिए जल भी प्रदान करना, ये सब किसका काम, तो बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कोई डैम बनाया जाता है उसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जल विद्युत का उत्पादन, ये देखिए उद्देश्य, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन आदि का विकास करना। बिहार में भी नदी घाटी परियोजनाओं ने इन सभी विकासात्मक कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है। वर्तमान समय में इस राज्य में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं काम कर रही हैं। कौन कौन सी परियोजना, पहली कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी गंडक और तीसरी सोन नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई जा रही है। कोसी नदी घाटी परियोजना के निर्माण से पूर्व राज्य का लगभग 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि कोसी नदी के अनिश्चित प्रवाह से परेशान थी, आने वाली बाढ़ से प्रभावित। किंतु इस परियोजना के बाद कोसी नदी पर निर्मित अवरोध बांध, जलाशय, तटबंध के कारण बिहार के मैदानी क्षेत्र में कोसी के निरंतर खिसकते प्रवाह मार्गों पर नियंत्रण पाया जा सका है। कृषि योग्य भूमि को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सका है। समझ रहे हैं कोसी कितना ज़्यादा तबाही मचाती है। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित की गई नहरों से उत्तर बिहार में दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों के 3 भागों में बांटा गया है: पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से अभी मैं हमने बताया है कौन कौन से जिलों को प्राप्त होता है जल। लगभग में 5.69 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, बेगूसराय के लगभग 3,10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। राजपुर नहर से सहरसा और बेगूसराय जिले की सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर से 2 ही जिलों की सिंचाई होती है, सहरसा और बेगूसराय। इसको ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी ने सवाल पूछा है राजपुर नहर के बारे में। कोसी परियोजना से निर्मित होने से सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सुविधाओं के साथ ही जल विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। कोसी नदी पर नेपाल की तराई में निर्मित अवरोधक बांध के समीप कटैया नामक स्थान पर 30,000 किलोवाट क्षमता वाले जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इस शक्ति गृह से उत्पादित बिजली का प्रयोग इस क्षेत्र में स्थित जूट, चावल, चीनी, आटा संबंधित उद्योगों में किया जाता है। ओके। बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना गंडक नदी पर निर्मित की गई है। नेपाल तथा भारत के संयुक्त प्रयास से यह परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार के भैंसा लोटर नामक स्थान पर गंडक नदी में 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। और इसके बाद तो आपको पता ही है 2 नहर निकाली गई हैं। बैराज के पश्चिमी से निकलने वाली नहर नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और इस नहर से राज्य के सीवान जिले के लगभग में 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार के अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं जैसे सीवान, गोपालगंज, सारण जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने में इस नहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। गंडक नदी से जो परियोजना निकाली गई है उसकी बात हो रही है। इस बैराज के पूर्वी हिस्से से निकालने वाली नहर से पश्चिम व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिलों के लगभग में 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक नदी परियोजना के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पश्चिम मुख्य नहर पर सूरजपुर और पूर्वी मुख्य नहर पर वाल्मीकि नगर में 2 जल विद्युत शक्ति गृहों का भी निर्माण किया गया है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मतलब कि हम बिजली का उत्पादन भी यहाँ से कर रहे हैं। बिहार की सर्वाधिक पुरानी सिंचाई परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सोन नदी के ऊपर बनाया गया था। 1874 वाला सवाल कम से कम 5 बार पूछा है बीपीएससी ने पीटी में, तो आपसे भी पूछ लेगा तो कोई इसमें कोई बड़ा सरप्राइज तो है नहीं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ओके। बाकी सोन नदी का तो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है जिसके कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा और पूछा भी गया है।
इस तरह निर्मित पूर्वी सोन नहर से गया, पटना, औरंगाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, बक्सर, भोजपुर जिलों की भूमि को सिंचित किया जा रहा है। इन सिंचाई सुविधाओं के बदौलत ही इस क्षेत्र में चावल की पैदावार विशेष रूप से वृद्धि हुई, जिसके कारण से इस क्षेत्र को चावल के कटोरा की संज्ञा दे दी गई। जहाँ पर जल कम होता था वहाँ पर चावल का उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसमें दक्षिण पश्चिम बिहार की बात हो रही है। रोहतास, पटना, औरंगाबाद जिलों में सिंचाई जो होती है सोन नदी के कारण, इसलिए इसको चावल का कटोरा कह दिया गया। इतना ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ओके, इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। आज का अपना वीडियो 34 मिनट का ही था। इसके बाद से ये जो आपके एमसीक्यू हैं, इन सभी एमसीक्यू का मैं ज्योग्राफी का एक ही बार में कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे एक वीडियो देखकर आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। रोज़ रोज़ मैं चैप्टर के बाद एमसीक्यू करवाऊंगा तो उस एमसीक्यू का आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे ढंग से, है ना। तो इसको देखिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। अगला न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो होगा। एक दिन में बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी शक्ति है देखने की। वीडियो देखिए, शेयर कर दिया कीजिए। बीपीएससी के लिए हमसे अच्छा कंटेंट तो ऑनलाइन कोई फ्री में प्रोवाइड करवा ही नहीं रहा है, ये हमें पता है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।